चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गया, चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन को समझना है। तो देखिए डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को समझने के लिए या तो हम 2 कंटेनर लेंगे और नहीं तो एक बड़ा कंटेनर लेंगे जिसमें 2 पार्ट बना हुआ हो। जैसे यहाँ पे हम एक बड़ा सा कंटेनर ले लिए और इस कंटेनर को क्या किया गया है, बीच से घेरा हुआ है। मतलब इधर का कोई चीज उधर नहीं जा सकता है, उधर का कोई चीज इधर नहीं आ सकता है। इस साइड में हम लोग कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं और इस साइड हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर की इधर, इधर की इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर इच्छा हो कि हम इधरे लिखे डाइल्यूट तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और तब इधर क्या करना होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आप किसी भी साइड लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इधर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो, और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम हो। जैसे चीनी पानी के शरबत है, तो जिस शरबत में चीनी ज्यादा है उसे हम लोग कंसंट्रेटेड कहेंगे, और जिसमें चीनी कम है उसे डाइल्यूट कहेंगे। डाइल्यूट कहने का मतलब इसमें पानी ज्यादा है। अब देखा जाए दोनों को क्या किया जाता है, दोनों में हम थोड़ा सा दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, दोनों के बीच होल कर देते हैं। तो जैसे होल कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के तरफ से सॉल्वेंट पार्टिकल, डाइल्यूट सॉल्यूशन के तरफ से सॉल्वेंट जा रहा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्यूट पार्टिकल जा रहा है डाइल्यूट के तरफ। मतलब जब दोनों को आप कांटेक्ट में लाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के तरफ से सॉल्वेंट पार्टिकल जा रहा है कंसंट्रेटेड में, और कंसंट्रेटेड के तरफ से जा रहा है डाइल्यूट सॉल्यूशन के तरफ कौन चीज, सॉल्यूट पार्टिकल। इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। इस फिगर को नोट कीजिए, फिर डिफिनीशन लिखाएंगे, इसके बाद फिर समझाएंगे। डिफ्यूजन का डिफिनीशन लिखा गया है, व्हेन टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन टेक इन कांटेक्ट they equal their concentration by movement of solute particle from concentrated solution to dilute solution and movement of solvent particle from dilute solution to concentrated solution. This process is called diffusion. इसे नोट कर लेंगे, एक बार और समझाते हैं। देखिए 2 कंटेनर लीजिए या एक लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। एक तरफ डाइल्यूट रखते हैं, एक तरफ कंसंट्रेटेड। अगर डाइल्यूट है उसमें पानी ज़्यादा है, मान लीजिए पानी को सॉल्वेंट भी बोलते हैं, और एक तरफ कंसंट्रेटेड है यानी उसमें चीनी ज़्यादा है। बोलचाल के भाषा में कह सकते हैं पानी को सॉल्वेंट ज़्यादा है और जिसमें चीनी ज़्यादा है उसे सॉल्यूट ज़्यादा है। तो क्या करते हैं, दोनों को जब कांटेक्ट में लाते हैं तो एक तरफ से क्या होता है, सॉल्यूट जाता है यानी चीनी जाता है, दूसरे तरफ से पानी आता है। दोनों क्या होता है, बराबर हो जाता है। बराबर होने के लिए इधर से सॉल्यूट जाता है, उधर से सॉल्वेंट आता है। बोलचाल के भाषा में कहिएगा तो इधर से पानी जाता है, उधर से चीनी जाता है। दोनों क्या होने के लिए, बराबर होने के लिए, मिलकर एक हो जाने के लिए। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन। इसी का ये डिफिनीशन लिखा गया है, नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस को थोड़ा समझिए, ऐसे डिफिनीशन आप नोट कर लीजिए कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। पहले हम लोग एसपीएम के थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि एसपीएम क्या होता है। ऐसे एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लिख दिया गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम क्या होता है कि एसपीएम एक प्रकार के छन्ना टाइप के होता है, जाली टाइप का होता है, जाली टाइप होता है, जिससे सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल पास करता है, सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं करता है।
एक एग्जाम्पल आपको देकर समझाते हैं कि चीनी और पानी का शरबत बनाए। अगर एसपीएम से यदि आप गुजारेंगे, एसपीएम से यदि पास कराएंगे तो सिर्फ पानी, शरबत में से सिर्फ पानी नीचे जाएगा, चीनी ऊपर ही रह जाएगा, यानी वह चीनी को जाने नहीं देता है, यानी सॉल्यूट को जाने नहीं देता है। यानी एसपीएम का मतलब हुआ कि वैसा जालक है, वैसा मेम्ब्रेन है जिससे सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल पास करता है, सॉल्वेंट पास बिल्कुल नहीं करता है, उसे एसपीएम कहते हैं। आप अंडा देखे हैं, अंडा जो होता है बॉयल कर दीजिए, अंडा को बॉयल कर दिए, बॉयल करने के बाद ऊपर से जो खपरोइया होता है उसको हटाइए, खपरोइया और अंडा के बीच एक पतला सा क्रीम कलर का एक परत होता है, उसी को एसपीएम कहा जाता है। एसपीएम का मतलब होता है अपने से होकर सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देगा, सॉल्यूट को जाने नहीं देगा। जैसे चीनी पानी मिलाए हैं, शरबत बना दिए चीनी और पानी का, अगर हम पास कराएंगे एसपीएम से तो सिर्फ पानी पास करेगा, चीनी पास नहीं करेगा, उसी को एसपीएम कहते हैं। तो एसपीएम के बारे में हमको जानकारी हो गया। अब ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन के बीचों बीच एसपीएम लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है? एसपीएम लगा दिया गया है। इधर है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इधर है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के तरफ सॉल्वेंट ज्यादा है और कंसंट्रेटेड के तरफ सॉल्यूट ज्यादा है। तो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के तरफ से सॉल्वेंट पार्टिकल आएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ एसपीएम के माध्यम से, जबकि सॉल्यूट पार्टिकल इधर से इधर नहीं जाएगा क्योंकि एसपीएम जाने नहीं देता है। तो इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। सॉल्वेंट का मतलब हो गया जैसे वाटर हो गया, सॉल्वेंट का मतलब होता है वाटर, और इसी को हम लोग प्योर लिक्विड भी बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर होगा, वाटर के जगह पे और कुछ भी आप ले सकते हैं। और सॉल्यूट का मतलब हो गया आपका जैसे शुगर हो गया, आपका साल्ट हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, इटिस यूरिया। तो सॉल्यूट बोलेंगे तो आप लोग समझिएगा चीनी होगा, नमक होगा, ग्लूकोज होगा, यूरिया होगा। अगर हम सॉल्वेंट बोलेंगे तो वाटर होगा, मतलब कोई भी प्योर लिक्विड होगा। तो इधर प्योर लिक्विड ज्यादा रहता है, इधर सॉल्यूट ज्यादा रहता है। तो जब मैंने बीच में एसपीएम लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, इधर से इधर सॉल्वेंट आएगा क्योंकि सॉल्वेंट इधर ज्यादा है, लेकिन इधर से इधर सॉल्यूट नहीं जाएगा क्योंकि एसपीएम जाने नहीं देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। एसपीएम का डिफिनीशन लिखा गया है, एसपीएम कैसे बनता है इस सब की चर्चा है। यहाँ लिखे हैं मेम्ब्रेन फॉर व्हिच ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल व्हिच पास इज कॉल्ड एसपीएम। एसपीएम वैसा मेम्ब्रेन होता है, वैसा छन्ना होता है जिससे सिर्फ कौन सी पास करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल पास करेगा, यानी प्योर लिक्विड करेगा, पानी करेगा। दूसरा लिखा गया है कि आर्टिफिशियल एसपीएम इज प्रिपेयर्ड बाय CuFeCN6। इसका नाम ऐसे आप पढ़ सकते हैं, इसका नाम इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे, कॉपर हेक्सासियानो फेरेट 2। तो इस तरीका से हम लोग इसका नाम पढ़ते हैं। एंड एक कंपाउंड, मतलब इस कंपाउंड और इस कंपाउंड के मिलने से आर्टिफिशियल एसपीएम बनाया जाता है। फिर यहाँ लिखा है कि बेस्ट आर्टिफिशियल एसपीएम प्रिपेयर्ड बाय, इस कंपाउंड से बनाया जाता है, बट इफ ओनली यूज इन, इसको एक्वस पढ़ेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। मतलब ये कहा गया है कि आर्टिफिशियल एसपीएम इसके और इसके मिलने से बनता है, लेकिन बेस्ट आर्टिफिशियल एसपीएम जो होता है, बहुत अच्छा क्लास के जो एसपीएम जो होता है, सिर्फ इस कंपाउंड के मिलने से बनता है। लेकिन उसमें एक डिमेरिट ये है कि सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन पास करेगा। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जो पानी वाला सॉल्यूशन, जैसे चीनी पानी हो गया, नमक पानी हो गया, ग्लूकोज पानी हो, मतलब सिर्फ पानी पास करेगा, पानी के अलावा और कुछ पास नहीं करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है। एक कंटेनर लिया गया है, उस कंटेनर के बीचों बीच आपको एसपीएम लगा दिया गया है, ये एसपीएम है। एक तरफ प्योर सॉल्वेंट लिए हैं, दूसरे तरफ सॉल्यूशन लिए हैं। आपको पता होगा कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होता है वह ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ मिला हुआ है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि इधर का वेपर प्रेशर 10 atm है
इसका 10 एटीएम है और इधर का वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं कि 8 एटीएम, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो घटेगा ही। अब इधर ज्यादा वेपर प्रेशर है, इधर कम वेपर प्रेशर है। प्योर सॉल्वेंट के तरफ से सॉल्वेंट जाएगा किसके तरफ? सॉल्यूशन के तरफ। तो इसे रोकने के लिए इसमें एक पिस्टन लगाया जाता है। इसे रोकने के लिए इसमें एक पिस्टन लगाया जाता है। इसमें एक क्या किया जाता है? पिस्टन लगा दिया जाता है। पिस्टन आप समझ सकते हैं कैसा होता है, साइकिल में जो पंप से हवा कासा जाता है उस तरह होता है। इस पिस्टन को बार बार दबाया जाता है, ऊपर नीचे करता है तो इसमें प्रेशर बढ़ने लगता है। इस पिस्टन को दबाते दबाते इधर 8 एटीएम है, इधर 10 एटीएम है, तो इधर क्या किया जाता है? पिस्टन से दबाते दबाते इधर का भी प्रेशर 2 एटीएम कर दिया जाता है, 2 एटीएम बढ़ा दिया जाता है। तो 8 2 कितना हो गया? 10 एटीएम। तो इधर का भी प्रेशर 10 एटीएम है, इधर का भी प्रेशर 10 एटीएम है। तो जो सॉल्वेंट इधर से इधर जा रहा है वो जाना बंद कर देगा। तो इसी प्रोसेस को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। एक बात की छोटी सी जानकारी आपको देते हैं कि नेचर का रूल होता है, नेचर का नियम है कि हाई वेपर प्रेशर से हमेशा लो में जाता है। इधर ज्यादा था इसीलिए इधर जा रहा था, दोनों तरफ बराबर हो गया तो जाना बंद कर दिया। आप लोग देखते होइएगा डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पानी के बोतल चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? मरीज को बेड पे सुलाते हैं और पानी के बोतल मरीज से ऊपर डालते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो बेड पे जो सोया हुआ है वो आदमी नीचे रहता है, बोतल ऊपर रहता है, तो ऊपर वाले का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हुआ, नीचे वाले का पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ। तो हमेशा हाई से कहा जाएगा लो में, तो ज्यादा पोटेंशियल से कम में जाएगा, इसीलिए पानी चढ़ता है। अगर कोई आपसे पूछे कि पानी को बोतल को जहां मरीज जिस बेड पर सोया हुआ है वहां ला के रख दे तो क्या पानी चढ़ेगा? तो बिल्कुल नहीं चढ़ेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा। तो पानी जो शरीर में जाता है वो जाना बंद कर देगा। अगर कोई सवाल करे कि उस बोतल को हम उतार कर बेड के नीचे रख दें, मरीज के नीचे, तो क्या होगा? मरीज से भी कम पोटेंशियल एनर्जी पानी के बोतल का हो जाएगा। तो शरीर में जो मरीज है उसके शरीर में तो पानी जाने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो पानी को बोतल इसलिए ऊपर टांगा जाता है क्योंकि उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है और मरीज नीचे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। पोटेंशियल एनर्जी देखने का तरीका है कि पृथ्वी से जो ज्यादा ऊपर रहेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, जो नीचे रहेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगा। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर 10 एटीएम था, इसका 8 एटीएम था, इसीलिए इधर से इधर सॉल्वेंट आ रहा था। अब इधर क्या किए कि पिस्टन से हम लोग प्रेशर देते देते इधर 2 एटीएम एक्स्ट्रा उत्पन्न कर दिए। तो इधर 2 एटीएम उत्पन्न कर दिया, पहले से 8 था 10 हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो जो इधर से इधर सॉल्वेंट जा रहा है वो क्या हो गया? जाना बंद कर दिया। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ऐसा हम मान ले कि इधर का वेपर प्रेशर 6 एटीएम होता तो हमको इस पिस्टन से कितने एटीएम देना पड़ता? 4 एटीएम देना पड़ता। इसका अब हम डिफिनीशन लिखेंगे जो आप नोट कीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफिनीशन लिखा गया है, आप इसको नोट कर लेंगे। सॉल्वेंट पार्टिकल मूव्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन ड्यू टू हाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड लोअर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज ऑस्मोसिस अकर्स due to difference of vapor pressure. Extra vapor pressure develop on solution side to stop the movement of solvent particle or osmosis is called osmotic pressure. Reverse osmosis. Reverse osmosis प्रसरण का उल्टा, प्रसरण का विलोम लिखा गया। If the movement of solvent particle occurs through solution side to pure solvent side, then process is called reverse osmosis. reverse osmosis को ही आरओ बोला जाता है। आरओ सिस्टम जो फिल्टर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, को ही शॉर्ट में बोला जाता है आरओ। आरओ मतलब आर से रिवर्स, ओ से ऑस्मोसिस। अभी क्या होता है आरओ सिस्टम फिल्टर समझिएगा। एक कंटेनर लिए हैं,
इस कंटेनर में क्या किया, एक तरफ हम लोग प्योर सॉल्वेंट ले लिए, यानी प्योर वाटर मान लीजिए, और एक तरफ सॉल्यूशन ले लीजिए। एक कंटेनर लिया जाता है, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट लिया जाता है, प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर, और एक तरफ क्या क्या जाता है, सॉल्यूशन लिया जाता है, मतलब ऐसा वाटर लिया जाता है जो प्योर नहीं हो, उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ हो। तो देखिए प्योर का वेपर प्रेशर 10 atm है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम होगा क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। तो इधर वेपर प्रेशर कम है, इधर वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो इधर से इधर सॉल्वेंट पार्टिकल आएगा, मतलब इधर से इधर आएगा। अब इसमें एक पिस्टन लगा के हम प्रेशर उत्पन्न करने हैं, प्रेशर उत्पन्न करते करते 2 atm किए, तार तो 10 हो जाएगा, तो इधर से इधर जो सॉल्वेंट पार्टिकल आता रहेगा वो आना क्या कर देगा बंद। अगर और चलाते रहे तो इधर के यदि हम वेपर प्रेशर 3 atm कर दे, 3 atm तो 8 3 कितना हो जाएगा, इधर 11, इधर कितना रह गया 10, तो अब इधर ज्यादा हो गया, तो इधर से इधर जाने लगेगा सॉल्वेंट पानी, इधर से इधर जाने लगेगा सॉल्वेंट, उल्टा सॉल्वेंट, मतलब इधर से इधर जाना चाहिए, लेकिन इसको दाबने से क्या हुआ, इधर वेपर प्रेशर, इधर प्रेशर 3 atm बढ़ा दिए तो 8 3 11 हो गया, इधर पे ज्यादा हो गया, और इधर से इधर आ रहा है उल्टा, यानी परासरण में ऑस्मोसिस में होता है इधर से इधर जाता है, लेकिन इसको उल्टा आ रहा है, उसी को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब सॉल्यूशन के तरफ से सॉल्वेंट पार्टिकल जाता है प्योर सॉल्वेंट के तरफ, इसी प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर से सुनेंगे, सॉल्यूशन के तरफ से सॉल्वेंट पार्टिकल जाता है प्योर सॉल्वेंट के तरफ, इसी प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। भान हॉफ्स लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, भान हॉफ्स लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर दो बात कहे थे। इसमें राउल्ट्स लॉ चौथा कोलेगेटिव प्रॉपर्टी में राउल्ट्स साहब ने स्टेटमेंट नहीं दिए थे, भान हॉफ लॉ दिया था। पहला कहे थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी, मोलालिटी नहीं मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलारिटी के। मोलारिटी के एक और नाम होता है कंसंट्रेशन, तो वही यहाँ शॉर्ट में लिख दिए हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलारिटी, या उसका एक और नाम है कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के जगह पर पाई, डायरेक्टली के डायरेक्टली, और मोलारिटी को कैपिटल एम से, या कंसंट्रेशन लिखिएगा तो सी, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। दूसरा बात भान्स ऑफ फैक्टर कहा था या भान्स ऑफ लॉ कहा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, लेकिन टेम्परेचर किस चीज में चाहिए, केल्विन में चाहिए। तो वही लिखे ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से और टेम्परेचर को टी से। इक्वेशन इसको 2 मान लिए हैं, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। पहला इक्वेशन हमारा क्या है, पाई डायरेक्टली एम लिखिए या सी, मन करे तो सी लिखिए, मन करे तो इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 यह है, और दूसरा है पाई डायरेक्टली टी। अब देखिए पाई डायरेक्टली सी या पाई डायरेक्टली टी है, तो क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि पाई डायरेक्टली सी टी, इक्वेशन 1 2 से। अब देखा जाए डायरेक्टली जब हटाइएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट रखिएगा, तो यहाँ कांस्टेंट आर रखा जाता है, तो क्या हो जाएगा आर सी टी, यानी पाई बार गुना में इधर किधर कर सकते हैं तो सी आर टी। एक फार्मूला आपका ए आ गया। यहाँ पे हम लिख रहे हैं पाई बराबर सी के जगह पर हम लोग रख सकते हैं एन बाई भी, सी के जगह पर क्या डालेंगे एन बाई भी, तो क्या हो जाएगा पाई के पाई सी के जगह पर एन बाई भी आर टी, एक फार्मूला हो गया। आप एन के जगह पर डब्ल्यू बाई एम भी डाल सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा पाई बराबर डब्ल्यू एम भी आर टी। ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब सवाल कंसंट्रेशन दिया हो, ये सवाल तब यूज करेंगे जब सवाल में मोल और वॉल्यूम की चर्चा हो,
और ये कब यूज करेंगे, जब सवाल में ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम इस सब की चर्चा हो। एक बात याद रखेंगे, अब हम बताएंगे कि पाई क्या है, एन क्या है, इस सब के बारे में लिखेंगे। तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखेंगे से कैसे आया। दो इक्वेशन पहले आया था, दोनों को मिला दिए, पाई पाई था तो पाई कर दिए, दोनों डायरेक्टली में था तो डायरेक्टली कर दिए, डायरेक्टली हटाए तो आर लगा दिए। नोट कर लीजिए, यहाँ वेयर में लिखा गया है, जहां W का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट का वेट होगा लेकिन ग्राम में। V का मतलब है सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा लेकिन लीटर में होगा। R का वैल्यू होता है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। एक कांस्टेंट होता है, सभी जगह R का वैल्यू यही होगा, याद रखेंगे 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। T का मतलब टेम्परेचर है लेकिन केल्विन में होना चाहिए। M का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का। और पाई का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर ATM में। अब एक बात ध्यान देंगे, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, थोड़ा सा और पार्ट हम लोग को पढ़ना है, सोलेबिलिटी वगैरह, और हमको कुछ सोलेबिलिटी के बारे में जानना है। उसके बाद में इसमें बोर्ड में चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर बोर्ड में जितने भी सॉल्यूशन के सवाल पूछे गए हैं आज तक 10 साल के, मतलब अभी से पीछे 10 साल के, उस सारे सवाल को हम बोर्ड पर बना देंगे। आप उसको नोट करके बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मेन जो आपका पोर्शन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही होता है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसके आगे भी थोड़ा सा पार्ट है, उसको आपको बता दिया जाएगा। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।